नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 2 है, जहां पे मैं आपको आज बताऊंगा कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव। और इसके पहले लेक्चर वाले में मैंने आपको बता चुका है कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव। तो ये दो लेक्चर मिला करके आपका टोटल 100 ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो चैप्टर नंबर 1 से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव का सवाल छूटने वाला नहीं है। अभी मैं इस चैनल पे ऑब्जेक्टिव सवाल दे रहा हूं, इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा वीडियो आपको लगातार जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको कंप्लीट धीरे धीरे करके एक वीडियो आपको इसी चैनल की मदद से आपको मिलते चला जाएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर कोई दोस्त अगर कंप्यूटर साइंस क्लास 12 में है तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर दें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2, जहां पे आज हम लोग सीखेंगे कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का नाम है, जो नए बच्चों ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 1 का नाम है C++ रिव्यू, आप देख सकते हैं। और ये लेक्चर नंबर 2 है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बताए यहाँ पे बताए जाएंगे आपको आज की क्लास में, वो सारे क्वेश्चन 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लगातार आप वीडियो पे बने रहें और चैप्टर नंबर 1 के अंदर 50+ ऑब्जेक्टिव को आप बेहतर तरीके से आप क्या कर लें, इसको तैयारी कर लें, ताकि आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, देखिए मैं यहाँ पे काउंटिंग 51 से स्टार्ट करा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में 50 तक कवर कर दिया है, मानी 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 51 से, यानी 51 से। और यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, ये कंप्यूटर साइंस क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का सारा सवाल है ना। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। सबसे पहला सवाल आता है आपके सामने, 51 नंबर सवाल में कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड। कह रहा है कि सबसे छोटा जो यूनिट होता है C++ प्रोग्राम के अंदर, C++ प्रोग्राम के अंदर सबसे छोटा यूनिट यूज होने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। वही नीचे हिंदी में भी लिखा गया है, आप समझ सकते हैं हिंदी पढ़ करके। सबसे छोटा स्वतंत्र इकाई को क्या कहा जाता है, यानी C++ प्रोग्राम के अंदर। देखिए मेनली हम लोग क्लास 12 के अंदर C++ ही पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड, यानी प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं। तो C++ के अंदर सबसे छोटा यूनिट को हम लोग टोकेन्स कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 51 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए, तो ये 50 नंबर 1 क्वेश्चन था, यानी 51। आगे बढ़ते हैं 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। बोलता है कि स्ट्रिंग समाप्त करने वाला कैरेक्टर कौन सा होता है। यानी कि जब हम लोग C++ के अंदर कांस्टेंट पढ़ते हैं, लिटरल्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 4 प्रकार का कांस्टेंट होता है। पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा होता है फ्लोटिंग कांस्टेंट, अगला होता है कैरेक्टर कांस्टेंट, तीसरा कैरेक्टर, और एक और होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये टोटल 4 प्रकार का होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट जो टर्मिनेट करता है, समाप्त होता है, तो उस कैरेक्टर का, उस अक्षर का नाम बताइए। तो उस अक्षर का नाम को हम लोग बोलते हैं नल कैरेक्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्लाइस 0 से, ठीक है, सिंगल पार्ट्स के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, यानी स्ट्रिंग कांस्टेंट हमेशा समाप्त होता है तो उसके लास्ट में लगता है नल कैरेक्टर, और नल कैरेक्टर का सिंबल होता है स्लाइस 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है ना। और ये चैप्टर नंबर समझिए तो 1 का ही सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, समझिएगा ध्यान से। बोलता है
डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट प्रोसेस्ड बाय। कहता है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर है तो उसके साथ भी डिस्ट्रक्टर भी, दो चीज होते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, दो अलग अलग चीजें होते हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। और कह रहा है कि डिस्ट्रक्टर का नाम कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होता है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम दोनों का सेम होता है, बट जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हैं, कंस्ट्रक्टर को जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करने के लिए किसी प्रकार का कोई ऑपरेटर का जरूरत नहीं होता है, कोई सिंबल का जरूरत नहीं होता है। बट कह रहा है कि अगर जब हम लोग डिस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, उसको कैसे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग डिस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हैं तो उसके पहले हम लोग टिल्ड ऑपरेटर लगाते हैं और टिल्ड ऑपरेटर का सिंबल इस तरह से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, यानी डिस्ट्रक्टर का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों का नाम सेम होता है, बट बोलता है कि अगर हम डिस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसको बुलाने के लिए कौन सा ऑपरेटर का, कौन सा सिंबल का जरूरत पड़ता है, तो उसके लिए टिल्ड ऑपरेटर लगाते हैं लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। और ये मैं क्लास में बताया होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बोलता है ओओपी मींस, कह रहा ओओपी मींस यानी ओओपी का मतलब क्या होता है। कह रहा है बाबू ओओपी का मतलब क्या होता है, तो ओओपी का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बड़ा आसान सा सवाल है और क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 जिस समय पढ़ा रहे थे उस समय ये मैं पहला ही लाइन में लिखा था। तो मेरे भाई ओओपी का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ये नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 55 की ओर। कहता है इफ एनी एरे इज डिक्लेयर एज इन ARR स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 and 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड। कह रहा है कि यदि कोई एरे ARR इस तरह से बनाया हुआ है के रूप में घोषित किया जाता है, यानी इस तरह से लिखा जाता है, अगर ARR ऐसे 5 लिखा जाता है तो कह रहा है तो वह कितने तत्वों को संग्रहित कर सकता है, मतलब कितने एलिमेंट को रख सकता है, कितने वैल्यूज को रख सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसमें। जब एरे इस तरह डिक्लेयर किया रहता है तो ये जो है ना, ये 2 डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 डायमेंशनल को हम लोग ऐसा ही डिक्लेयर करते हैं, जिसमें देखिए इसका मतलब क्या होता है रो और इसका मतलब होता है कॉलम। मीन्स क्या है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे बनने वाला है 5 रो और 5 कॉलम। देखिए 1 2 3 4 5 मैंने रो बना दिया और 5 कॉलम, ठीक है। अब 5 और रो और 5 कॉलम जब हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये 25। मतलब देखिए ये रो इंडिकेट करता है शुरुआत वाला और बगल वाला जो होता है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। मतलब जितना यहाँ रहेगा उतना रो बनेगा और जितना बगल में रहेगा उतना कॉलम बनेगा, और ये दोनों जब को काउंट करेंगे तो वो आपका टोटल एलिमेंट निकल जाएगा। तो इसका टोटल एलिमेंट कितना निकलेगा 25, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 × 5 तो हो जाएगा 25, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 56 की ओर। बोलता है कि अ स्ट्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट एज, बोलता है कि अ स्ट्रिंग कांस्टेंट को कैसे दर्शाया जाता है, मतलब अ स्ट्रिंग कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट को डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखा जाता है। जब कैरेक्टर कांस्टेंट रहता है ना तो उसको हम लोग सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिखते हैं, और जब स्ट्रिंग कांस्टेंट को लिखते हैं तो हम लोग डबल क्वार्ट्स के अंदर लिखते हैं। जो भी चीजें यहाँ पे लिखे रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल क्वार्ट्स के अंदर एक कैरेक्टर लिखा है तो कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। डबल क्वार्ट्स के अंदर एक कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर हो तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो इसका सही आंसर देख सकते हैं आप, डबल क्वार्ट्स के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 56 का बी आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या रहा है, कंटिन्यू इज यूज्ड फॉर, बोल रहा है कि कंटिन्यू का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मतलब C++ प्रोग्राम के अंदर अगर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को अगर यूज कर रहे हैं
तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज आखिर क्यों किया जाता है? तो मेरे भाई कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है स्कीप करने के लिए। मतलब क्या है ना कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अगर लूप चलाएं आप, ठीक ना, इस तरह से अगर आप लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, और बीच में से अगर आपको यहाँ क्या करना है कि अगर आपको इसको हटा देना है, स्किप कर देना है, इसको छोड़ देना है और 6 को छोड़ देना और आगे कंटिन्यू फिर प्रिंट करवाना है। तो इस तरह के स्टेटमेंट मींस क्या है क्या कि अगर आप 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करवाने के लिए कोई लूप लगाए हैं और उस लूप में अगर किसी भी वर्ड्स को या किसी भी लेटर्स को या किसी भी संख्या को अगर आपको छोड़ना है तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसको स्कीप कहते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज किया था उसको स्कीप करने के लिए, वैल्यू को छोड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 57 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्या रहा है? ब्रेक इज यूज्ड फॉर। बोल रहा है ब्रेक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखिए अभी मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज स्कीप करने के लिए, जब कोई लूप चल रहा है 1 से लेकर 10 तक और वो जो लूप है वो स्टेटमेंट में आपको प्रिंट करवाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये, और इसमें अगर आपको किसी भी लेटर्स को अगर छोड़ना है तो हम लोग कंटिन्यूअस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मगर क्या है कि लूप लगाया हुआ है 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक लूप लगाया हुआ है, उसमें आपको 5 ही तक रोक देना है, ठीक है, तो उस समय हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और जब हम लोग रोकने का काम करते हैं ना तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज तो जरूर करते हैं, बट प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में हम लोग ब्रेक करना, रोकने को हम लोग टर्मिनेट कहते हैं, वहां से हटा देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो मेरे भाई इसका सही आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर, यानी ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं प्रोग्राम के अंदर टर्मिनेट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए। यानी 58 का यानी कि 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इन आइडेंटिफायर द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ। बोल रहा है कि मेरे भाई अगर आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर अगर हम लिखते हैं C++ प्रोग्राम के अंदर, देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, बट हम लोग यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि अगर आइडेंटिफायर को अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका पहला जो लेटर होगा, पहला जो अक्षर होगा वो क्या होना चाहिए। तो मेरे भाई देखिए जब भी हम लोग आइडेंटिफायर लिखते हैं ना तो सबसे पहले उसके अंदर लेटर्स होना चाहिए, बिना लेटर से स्टार्ट ही नहीं हो सकता आइडेंटिफायर। और मैं क्लास में डेफिनेशन बता भी चुका हूं और मैं आपको पढ़ाया भी हूं, ठीक है। अभी मैं ऑब्जेक्टिव सवाल करवा रहा हूं इसीलिए मैं वो चीजों को डिटेल्स में नहीं बता सकता, बट जिस समय मैं आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय सारा कुछ आपको एक करके देते चले जाऊंगा। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आइडेंटिफायर को जब भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हम लोग लेटर का यूज करते हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी आइडेंटिफायर को जब भी हम लोग लिखेंगे तो लेटर से स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 60 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट स्टेटमेंट इन C++। कह रहा है कि C++ में निम्न में से कौन सा इनपुट स्टेटमेंट है। मतलब कि C++ प्रोग्राम के अंदर हम किस वाले स्टेटमेंट को इनपुट के लिए यूज करेंगे, यानी वैल्यू को लेने के लिए, एक्सेप्ट करवाने के लिए, लेने के लिए। तो वैल्यू को लेने के लिए हम लोग सीन का यूज करते हैं, बट शर्त क्या है ना, देखिए यहां पे भी सीन है और सीन यहां पे भी है। तो देखिए जब भी हम लोग सीन के साथ जब हम लोग वैल्यू लेते हैं तो सीन के साथ हम लोग लगाते हैं इनपुट ऑपरेटर। ये वाला इनपुट ऑपरेटर होता है और ये बगल वाला होता है आउटपुट ऑपरेटर, ठीक है। यहां पे ये दिखाएगा आउटपुट को और ये क्या करेगा, इनपुट यानी एक्सेप्ट करेगा, इनपुट ऑपरेटर इसको कहते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि C++ के अंदर इनपुट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट का यूज किया था। तो देखिए यहां पे ये आउटपुट को नहीं इंडिकेट कर रहा है तो ये तो होगा नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। जब भी हम लोग एक्सेप्ट करवाते हैं, वैल्यू को लेते हैं C++ प्रोग्राम के अंदर तो सीन के साथ हम लोग इनपुट लगाते हैं, ना कि आउटपुट, यानी ये गलत है। सही आंसर आपका है आपका बी नंबर, ठीक ना, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। देखिए
अगला क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट अ स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस। कह रहा है कि सी प्लस प्लस में निम्न में से कौन सा आउटपुट स्टेटमेंट है। देखिए इनपुट जो होता है ना प्रोग्राम के अंदर वो सीन से लेते हैं हम लोग ऐसे, और आउटपुट को हम लोग सी आउट से ऐसे लेते हैं, मैं क्लास में बताया भी हूं। क्योंकि देखिए ये जो है ना ये इनपुट ऑपरेटर है और ये है आउटपुट ऑपरेटर, ठीक ना। तो देखिए आउटपुट ऑपरेटर, ठीक है। देखिए तो यहां पे सीन का यूज करते हैं हम लोग लेने के लिए, ये सीन का यूज करते हैं हम लोग लेने के लिए, और सीआउट का यूज करते हैं दिखाने के लिए। यहां पे बोल रहा है आउटपुट के लिए किसका यूज किया जाता है, तो दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सीआउट का। बट डायरेक्शन जो होता है ना आउटपुट ऑपरेटर का बाहर की ओर, तो ये ऐसा जहां लगा रहेगा सीआउट के साथ, वही उसका आंसर होगा या आउटपुट दिखाने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सी नंबर, ना कि ये गलत है। देखिए ये क्यों है, क्योंकि ये अंदर है, अंदर है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इनपुट कहलाता है, बाहर वाले को हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 62 की ओर। देखिए क्या कहता है 62, बोलता है सीआउट इज ए एन, यानी सीआउट क्या है। तो मेरे भाई क्लास में कितना बार बताएं, सीआउट एक प्रकार का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। कहता है द मैक्सिमम वैल्यू दैट एन इंटीजर कांस्टेंट कैन हैव इज, यानी इंटीजर कांस्टेंट का अधिकतम मान क्या होता है, यानी इंटीजर कांस्टेंट का अधिकतम मान क्या होता है, यानी कि हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को कितना कितना के रेंज में लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको -32,767 से लेकर के -32,767 से लेकर -32,768 से लेकर के +32,767 तक हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मिनिमम का बात नहीं कर रहा है, हम मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा -32,768 से लेकर के इसका रेंज होता है +32,767, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपके सामने होगा, मैक्सिमम बात कर रहा है तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 767, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से देखिए। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, यानी एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन होता है यहाँ पे। तो मेरा भाई लॉजिकल एंड का जो सिंबल होता है वो होता है ये, इस तरह से हम लोग एंड को लिखते हैं। अगर ये सिंगल रहता है तो इसको हम लोग एड्रेस कहते हैं, और ये डबल हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर कहते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 64 का आपका ये नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ नॉट ऑपरेटर। देखिए नॉट ऑपरेटर जो होता है ना, वो नॉट ऑपरेटर इस तरह से होता है, इस तरह से नॉट इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो देखिए नॉट का सिंबल ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दिया, आप हिंदी पढ़ कर भी समझ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉट ऑपरेटर की चिन्ह है, ठीक है। तो सही आंसर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 64 की ओर बढ़ते, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर। देखिए एंड का सिंबल ऐसे होता है, नॉट का ऐसे होता है, और आगे बोल रहा है और का ऐसे डबल होता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा आपका ये बी नंबर, 66 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की ओर। क्या आता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन द ईयरली, मतलब C++ को कौन से ईयर में डेवलप किया गया था, बनाया गया था। तो मेरे भाई C++ को बनाया गया था 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है, जरा गौर से समझिएगा। बोल रहा है स्ट्रक्चर फ्रिंग्स टुगेदर अ ग्रुप ऑफ, यानी स्ट्रक्चर जो होता है किसका ग्रुप होता है, लिखा हुआ हिंदी आप नीचे समझ सकते हैं। एक स्ट्रक्चर निम्न में से किसका समूह का जोड़ा होता है, मतलब किस तरह के वैल्यू या किस तरह के अक्षर लिखे जाते हैं किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्ट्रक्चर के अंदर जो जोड़ा होता है ना, वो जोड़ा होता है वेरिएबल्स का, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। बोलता है द मैक्सिमम रेंज ऑफ लॉन्ग डबल। देखिए लॉन्ग डबल का मैक्सिमम रेंज होता है ये बी नंबर, आप ये सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये आंसर इसका होता है। ऐसे मैं लिख दिया हूं, बट ये समझने वाली बात है कि मैक्सिमम क्या होता है। मिनिमम हम लोग माइनस से काउंट करते हैं और मैक्सिमम को हम लोग क्या करते हैं, प्लस से काउंट करते हैं। तो मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है।
चलिए आगे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। कहता है विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस, मतलब कि कौन सा ऑपरेटर सबसे कम प्राथमिकता वाला है। मतलब मेरे भाई सबसे छोटा जो होता है ना, सबसे लोवेस्ट जो प्रेसिडेंस जो होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर, वो किसका होता है, तो कॉमा का होता है मेरे भाई। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। बोलता है 71 की ओर। कह रहा है द स्टेटमेंट स्ट्रक्चर एंड्स विथ, कह रहा है कि किस चीज से स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर समाप्त होता है। यानी कि हम लोग जब सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को लिखते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं और स्ट्रक्चर को लिखते हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए कौन सा चिन्ह का यूज करते हैं, कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, तो मेरे भाई सेमीकोलन का यूज करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। बोलता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो बोलता है प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज खालिस्तान प्रोग्रामिंग अप्रोच। मतलब सी प्लस प्लस का ही दूसरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस प्रकार के अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि किस नियम का पालन करता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम को जब चेक करता है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था बॉटम टू अप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बॉटम टू अप, यानी 72 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, डू व्हाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन, यानी डू व्हाइल लूप जो है चेक करना कंडीशन को कहां से स्टार्ट करता है, शुरुआत कहां से करता है। तो मेरे भाई डू व्हाइल लूप जो है ना, वो बॉटम से चेक करना चालू करता है। फॉर लूप टॉप से करता है, उसके अलावा व्हाइल जो होता है वो भी टॉप से करता है। बट एक डू व्हाइल एक ऐसा लूप है जो बॉटम से प्रोग्राम को चालू करता है चेक करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 73 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। बोलता है डाटा आइटम्स that never change their value during a program run is called। बोलता है ऐसे डेटा आइटम जो प्रोग्राम के रन होने पर कभी नहीं बदलते, उन्हें क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर वैसा डेटा आइटम जो प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को कभी चेंज नहीं होने देता, उसको लिटरल या कांस्टेंट भी कहते हैं। जो प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को कभी चेंज होने नहीं देता है, तो लिटरल या कांस्टेंट देखिए आप, सही आंसर आपका ये सी नंबर। लिटरल्स नहीं है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, लिटरल्स है। लिटरल्स का ही दूसरा नाम है कांस्टेंट, यानी एग्जाम में अगर कांस्टेंट भी रहेगा तो आप कांस्टेंट भी मार सकते हैं, लिटरल्स का ही दूसरा नाम कांस्टेंट होता है। यानी सही आंसर हो जाएगा 74 का सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। बोलता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। इस कंडीशनल स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा, जो ये स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा ही आसान है अगर आप समझ गए तो। क्या है, देखिए सबसे पहले इसके अंदर ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये 3 एक्सप्रेशन पर काम करता है। इधर वाले को एक्सप्रेशन 1 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर के पहले को एक्सप्रेशन 1 कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक एक्सप्रेशन 2 कहते हैं, और यहां से लेकर यहां तक एक्सप्रेशन 3 कहते हैं। यहाँ पे ट्रू वैल्यू को लिखा जाता है और यहाँ पे फॉल्स वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू लिखा जाता है, ठीक, यहाँ ट्रू वैल्यू और यहाँ फॉल्स वैल्यू, और यहाँ रहता है कंडीशन। ठीक है, देखिए यहाँ अगर कंडीशन सही हो गया तो ये ट्रू वैल्यू आंसर हो जाएगा, यानी सामने वाला। और अगर यहाँ कंडीशन गलत हो गया तो बगल वाला आंसर होगा। तो बताइए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 क्या बड़ा और बराबर 15 से है, यानी 15 बड़ा 15 है, बड़ा है 15 से। एक और कंडीशन है, क्या 15 बराबर है 15 से। तो बताइए दोनों में से कंडीशन कौन सा सही है, ये वाला। बड़ा नहीं है बट बराबर तो है, सही है गलत ये है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही हो गया तो आंसर ट्रू वाला हो जाएगा, यानी सामने वाला, यानी आंसर इसका हो जाएगा 15। अगर ये कंडीशन गलत होता तो आंसर हो जाता 16। सही है तो सामने वाला, गलत है तो बगल वाला। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 15, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका 75 का बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कहता है व्हाइल लूप चेक द कंडीशन ऑन। बोलता है व्हाइल लूप कंडीशन कहां से चेक करता है। फॉर लूप टॉप से करता है, व्हाइल लूप टॉप से करता है, डू व्हाइल जो होता है वो बॉटम से करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, टॉप, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। बोल रहा है टोकन इज, टोकन क्या होता है। तो मेरे भाई टोकन प्रोग्राम के अंदर सबसे छोटा यूनिट होता है।
यानी प्रोग्राम का सबसे छोटा भाग को हम लोग टोकेन्स कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है टोकन क्या होता है, यानी अ टोकन इज यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का छोटा भाग को हम लोग टोकेन्स कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्या कह रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज, बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है। असाइनमेंट का मतलब होता है असाइन करना। असाइन करना मीन्स क्या है, रखना। तो भैया जब हम लोग वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इक्वल टू साइन का। ऐसे देखिए a इक्वल टू लिख दिए 10, तो बताइए यहाँ पे 10 जो है ना वो असाइन है, इसके अंदर रखा हुआ है। b इक्वल टू अगर ऐसे हम 20 लिखे तो b किसके अंदर रखा हुआ है, इसके अंदर। और यहाँ पूछ रहा है कि असाइनमेंट कौन है, यानी रखने वाला ऑपरेटर कौन है जो वैल्यू को अपने अंदर रखता है, रखने के लिए इंडिकेट किया जाता है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इक्वल टू साइन एक ऐसा साइन है जो वैल्यू को रिप्रेजेंट इस कदर करता है कि वैल्यू रखा जाता है किसी भी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। बोलता है कि C++ प्रोग्राम आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ, यानी C++ प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए किसकी सहायता ली जाती है। यानी C++ प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तो C++ प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, चेंज करने के लिए हम किसका सहायता लेते हैं, किसका मदद लेते हैं, तो हम लोग कंपाइलर का मदद लेते हैं। तो मेरे भाई कंपाइलर का मदद लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कहता है टर्नरी ऑपरेटर ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड्स, कह रहा है टर्नरी ऑपरेटर कितने ऑपरेंड्स पर कार्य करता है। तो मैंने अभी जस्ट बताया टर्नरी ऑपरेटर का ही दूसरा नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, और कंडीशनल ऑपरेटर 3 एक्सप्रेशन पर काम करता है, जिसमें इधर जो होता है ये एक्सप्रेशन 1, पहला होता है एक्सप्रेशन 1 इधर, यहां पे कंडीशन होता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, यहां होता है एक्सप्रेशन 2, यहां पे होता है ट्रू वैल्यू, ठीक है। और एक और होता है यहां पे कॉलम लगाने के बाद एक्सप्रेशन 3, यहां पे होता है फॉल्स वैल्यू, ठीक है। यहां ट्रू वैल्यू और वहां फॉल्स वैल्यू, तो ये 3 एक्सप्रेशन पे काम करता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 80 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। बोलता है वाइड डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट्स, यानी वाइड जब भी डेटा को रिप्रेजेंट करता है तो एम्प्टी, खाली के लिए। तो देखिए खाली का ही आंसर है नहीं, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, क्योंकि एम्प्टी यहाँ पे नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। बोलता है लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन if the condition if false initially। बोलता है कि अगर C++ के प्रोग्राम के अंदर अगर हम लोग लूप यूज करते हैं तो सबसे पहले लूप तो 3 तरह का होता है, for while do while, ठीक है। तो कह रहा है कि कम से कम अगर कंडीशन फॉल्स भी हो गया तो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करने वाला लूप का नाम बताइए, यानी रन करने वाला लूप का नाम बताइए, ठीक है। तो मेरे भाई वो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जहां पे अगर उसका कंडीशन गलत भी हो गया तो वो एक बार एग्जीक्यूट जरूर करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 82 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि फॉर लूप के अंदर कंडीशन, उसके अलावा इनिशियलाइजेशन, अपडेशन सब एक ही लाइन में होता है। वाइल के अंदर भी ऐसा ही कुछ कंडीशन है, बट डू वाइल के अंदर क्या है कि कंडीशन उसका नीचे लगा रहता है। तो जब भी क्या है ना डू वाइल लूप आता है जब ऊपर से वैल्यू लेकर के, तो वैल्यू जब लेकर के नीचे आता है तो एक बार पहले वो वैल्यू दिखा लेता है, उसके बाद फिर कंडीशन से वो चेक करना चालू करता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ए नंबर। क्यों? क्योंकि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है फॉल्स होते हुए भी एक बार वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है, इसीलिए सही आंसर इसका हो जाएगा 82 का ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम, मतलब प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट। जब हम लोग C++ प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके पहले तो हम लोग हैश इंक्लूड iostream.h, corner.h, void main लिखते हैं।
उसके अलावा नीचे में बहुत सारे स्टेटमेंट को लिखा करते हैं, बट कह रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं तो सी प्लस प्लस प्रोग्राम में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होता है। तो मेरे भाई देखिए, घर तो हम लोग बनाते हैं बुनियाद से, मगर घर के अंदर कहाँ से एंट्री करते हैं, मेन दरवाजा से। वैसा ही सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं, मगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना, रन होना कहाँ से होता है, मेन फंक्शन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका इसका 83 का बी नंबर, यानी मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, रन होना स्टार्ट होता है, प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट होना चालू होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ कीवर्ड। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन कीवर्ड के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई पहला क्या शर्त कह रहा है, क्या कंडीशन कह रहा है, सुनिए, इफ इज अ रिजर्व वर्ड। अगला क्या कह रहा है दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज एन आइडेंटिफायर। अगला क्या बोल रहा है, इट इज अ यूजर डिफाइंड। देखिए ये दोनों सही है, क्योंकि कीवर्ड जो है ना एक रिजर्व वर्ड भी होता है, और आगे बोलता है कि इट कैन बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड आइडेंटिफायर, इसके अंदर आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जा सकता है। ये दोनों कथन सही है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ये वाला गलत है कि इट इज अ यूजर डिफाइंड, ये यूजर डिफाइंड नहीं होता है, प्री डिफाइंड वर्ड्स होता है, मतलब इसको पहले से बनाया हुआ है कीवर्ड, और हमेशा स्मॉल में लिखा था, इसमें कोई चेंजिंग बदलाव नहीं होता है, ये प्री डिफाइंड होता है। तो इसका गलत जो स्टेटमेंट है वो ये है। ठीक है, और गलत के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर